इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या इस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, इस वाले आईपीओ में आपको इतना लिस्टिंग गेन मिलेगा या इस वाले आईपीओ में आपको लॉस हो सकता है, तो इसलिए इस आईपीओ को जो है आप अवॉइड करके चल सकते हैं, इसमें आपको कोई भी लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। इस कंपनी के जो है ग्रे मार्केट में प्रीमियम इतना चल रहा है तो इसमें आपको लिस्टिंग पर इतना गेन हो सकता है, या इस आईपीओ में बिल्कुल भी अच्छे फाइनेंशियल्स नहीं है तो इस चीज़ को हम अवॉइड करके इस आईपीओ को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें तो ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपने ऐसे रिव्यूज़ जो है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के, फिर वो चाहे मेरे ही क्यों ना हो या फिर किसी और यूट्यूबर के, काफ़ी सारे लोग जो हैं आपको इस टाइप के रिव्यूज़ जो हैं देते हुए मिल जाएंगे। लेकिन आपको किन आईपीओज़ को सिलेक्ट करना चाहिए और किन आईपीओज़ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में आज कुछ कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, रिव्यूज़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहता कि अगर आप मेरे रिव्यू ले रहे हो या मेरे पर्सनल व्यू ले रहे हो या फिर किसी और का पर्सनल व्यू ले रहे हो, आपके सबको पर्सनल व्यू लेकर जो है आप अपना माइंडसेट कर सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट अपना भी पता होना चाहिए कि इस कंपनी को मैं किस टाइप से एनालाइज करूं और फिर मेरा फाइनल डिसीजन क्या होगा कि मैं इसमें अप्लाई करूं या ना करूं। तो आज की वीडियो में जो है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड के बाद जो है आपको सारा पता चल जाएगा, आप एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा आपका कि कौन से आईपीओज को आपको सिलेक्ट करना चाहिए और कौन से को नहीं। और साथ ही में एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि इस वीडियो के लास्ट में जो है मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैं कैसे आईपीओज सिलेक्ट करता हूं, किस वजह से मैं उन आईपीओज में पैसा लगाता हूं, उनमें लिस्टिंग गेन पर क्या करता हूं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं अपना पर्सनल जो मैं अपना पूरी पॉलिसी जो मेंटेन करके रखता हूं आईपीओज के रिगार्डिंग, उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की वीडियो जितने भी आईपीओ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलेंगे दोस्तों अपने आज के टॉपिक पर कि कैसे हमारे को किन बेसिस पर जो है हमारे को आईपीओ सेलेक्ट करना चाहिए। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। इस चैनल पर आपको काफ़ी सारी फाइनेंशियल नॉलेज जो है मिलने वाली है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपने आईपीओ के टॉपिक पर कि हमारे को किन बेसिस पर जो है अपना आईपीओ सेलेक्ट करना चाहिए कि इसमें हम अप्लाई करें या ना करें। आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि अगर आप अमेजोन के स्टॉक्स जो हैं, एप्पल के स्टॉक्स या नेटफ्लिक्स के स्टॉक्स अगर फ्री में चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिलेंगे। आप जिस भी स्टॉक को फ्री में चाहते हैं उसके स्टॉक पर उसके लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना, IND मनी ऐप को। बट अगर आप लिंक पर क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड करेंगे ना, सिर्फ तभी मिलेंगे, तो जल्दी कीजिए और आप इनके बिल्कुल फ्री में आपको स्टॉक्स मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे, कोई इसमें सब्सक्रिप्शन फीस भी नहीं है। तो इस ऐप का भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जिस भी स्टॉक को, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, जिस भी स्टॉक को आप फ्री में चाहते हैं उसके लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिए। सबसे पहली चीज़ जो हमारे को किसी भी कंपनी में किसी भी आईपीओ के रिगार्डिंग हमारे को देखनी चाहिए वो है उस कंपनी के काम क्या करती है वो, और उसके अलावा उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। देखो, काम तो हर कंपनी अपने बारे में बता ही देगी कि वो क्या काम करती है, और उसके फाइनेंशियल्स का जो है उसी से आपको पता चलेगा कि इस आईपीओ में हमारे को अप्लाई करना है या नहीं करना। देखो, हर साल एक तो एसेट्स इंक्रीज होने चाहिए, कंपनी को रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट जो है उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। उसके अलावा जो है उनके रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है उनके इंक्रीज होने चाहिए। साथ ही में उनको नेट प्रॉफिट में तो अच्छा खासा फायदा, और ये कहें कि हमारे को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, किसी रीजंस की वजह से, जैसे अभी कोविड आया तो उसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स जो हैं कोविड की वजह से जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, उनके काफ़ी सारे प्रॉफिट्स जो थे वो लॉसेज में कन्वर्ट हो गए या थोड़े बहुत उनके प्रॉफिट में जो है डिक्रीमेंट देखने को मिला। तो उस चीज़ को अगर हम कंसिडर करें तो आपको जो है उसके, अगर प्री कोविड पीरियड जो है ना उसके आप 1-2 सालों का रिव्यूज़ देखो, उनके फाइनेंशियल्स देखो और उसके बाद अपना डिसाइड करो कि क्योंकि जैसे ही क्योंकि कोविड जो है अपनी ये टेम्परेरी दिक्कत है, कोविड की जो दिक्कतें हैं ये हमारे को कुछ ही टाइम में खत्म होते हुए देखने को मिल सकती हैं। तो उसके बाद जो है कारोबार जो है बिल्कुल अपने उसी लेवल्स पर जो है फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप ये देखकर चलो कि प्री कोविड में उनको क्या प्रॉफिट हो रहा था, क्या उनके रेवेन्यू थे, और कोविड आने के बाद उनको कितना इम्पैक्ट पड़ा। अगर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो आप उस बिजनेस में, उस आईपीओ में जो है इन्वेस्ट करके चल सकते हो। और उसके अलावा जैसे वो कंपनी लॉस मेकिंग है, जैसे अभी पेटीएम का हाल ही में आईपीओ आया था, वो कंपनी कॉन्टिन्यूस लॉस में है, उसके चाहे लॉस का मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है। जो पहले उसको मान लीजिए 1000 करोड़ का लॉस था, तो फिर उसके बाद 800 हुआ, फिर 600 हुआ।
ठीक है, उसके लॉसेज में जो है अभी हमारे को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कि हमारे लॉस का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उस आईपीओ में भी हमारे को सोच समझ कर लगाना है। ऐसा नहीं है कि वो मान लीजिए पेटीएम जैसे सपोज करो कि 600 करोड़ रुपए का जो है उसको लॉस हो रहा था और आप उस आईपीओ में लगा दो कि भाई उसके लॉस का अमाउंट जो है वो कम होता जा रहा है। अगर आप उसके रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ोगे ना तो उसने उसमें बोला था कि हम शायद जिंदगी में कभी भी जो है प्रॉफिट में ना पाए। तो ऐसी कंपनीज में आपको लगाकर अभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहे आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाए लेकिन उनका लॉन्ग टर्म उनको ही नहीं पता, तो आप लोग उसको कितना जज कर पाओगे। सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए कि कंपनी का जो इशू आ रहा है उसमें ओएफएस का पार्ट कितना है, यानी कि ऑफर फॉर सेल कितना है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि प्रमोटर जो है अपनी हिस्सेदारी बेचकर और इस कंपनी से अपना एग्जिट कर रहे हैं, या अपनी हिस्सेदारी को बेचकर वो अपनी कंपनी में जो प्रमोटरशिप है यानी कि जो मालिकाना हक है उसको कम कर रहे हैं। तो अगर जितना ज़्यादा ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल का पार्ट होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जितना ज़्यादा फ्रेश इशू होगा उतना ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा मिलने वाला है कि कंपनी का जो भी मार्केट से वो पैसा रेज कर रही है ना, वो सारा पैसा जो है कंपनी को आगे बिजनेस बढ़ाने में, कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हो उसके लिए काम आ रही है, डेट कम करने में काम आ रही है, एक्सपेंशन के लिए काम आ रही है। इन अलग अलग पर्पसेस के लिए जो है वो फ्रेश इशू का पार्ट यूज़ होता है। लेकिन अगर वो उसमें जो आपका आईपीओ आ रहा है, जैसे अभी स्टार हेल्थ का आईपीओ आया था उसमें ज़्यादातर पार्ट जो था वो ओएफएस था, तो उसमें अपने प्रोमोटर्स जो थे वो बेचकर, अपनी हिस्सेदारी बेचकर इस कंपनी से बाहर जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पैसे को जो वो कंपनी मार्केट से रेज कर रही है उसका जो सीधा फायदा है वो कंपनी को नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट उसका जो फायदा है वो उनके पुराने प्रमोटर्स को जो अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं उनको मिलने वाला है। तो इस कंपनी से, इस आईपीओ से जो भी वो पैसा रेज कर रही है उससे कंपनी को डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ऐसी कंपनीज में हम एक बार को अवॉइड करके चल सकते हैं, और जैसे ही उसकी लिस्टिंग हो जाएगी फिर उसके टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से आप उसमें दोबारा से एंट्री या एग्जिट करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इस चीज़ को आप इग्नोर करके चलो, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपके आईपीओ में डिसाइड करने के लिए काफ़ी बड़ा हिस्सा रखता है, काफ़ी बड़ा पार्ट होता है उसका भी, कि आपको लिस्टिंग पर कितना प्रॉफिट होगा। देखिए काफ़ी सारे लोग जो हैं आजकल, जैसे यंगस्टर जो हैं अपना डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, तो वो नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसलिए खोल रहे हैं कि वो आईपीओज के थ्रू जो है अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करें। और आईपीओज में अगर उनको मोटिवेशन ही अच्छी नहीं मिलेगी, यानी कि अगर उन्होंने, जैसे काफ़ी सारे लोगों ने अभी पेटीएम का सिर्फ नाम सुनकर, क्योंकि मुझे तो पता था, मैंने उस आईपीओ में बिल्कुल भी 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करा था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये था कि भाई पेटीएम इतना बड़ा नाम है, इतनी पुरानी कंपनी है, हम सारे लोग जो है पेटीएम को यूज़ करते हैं। जब भी यूपीआई होता है तो हमेशा कोई फ़ोन पे, कोई गूगल पे नहीं करता, कोई भी कहता नहीं है, चाहे वो करता फ़ोन पे गूगल पे ही हो, लेकिन बोलते हमेशा ये है कि भाई मैं पेटीएम करूँगा। तो पेटीएम नाम ऐसा चढ़ गया है ना, तो सबको ये चीज़ लगी कि ये कंपनी तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो इसीलिए इसमें काफ़ी सारे लोगों ने उसके बारे में बिना उसके फाइनेंशियल्स की नॉलेज लिए, बिना उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए, बिना उस कंपनी के क्या रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में उस कंपनी, अपनी कंपनी के बारे में बोला था, तो वो सब चीज़ों को जो है उन्होंने इग्नोर किया और उसके बाद सिर्फ नाम के बेसिस पर उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और उनको देखो आप कैसा, क्या गदर का लॉस हुआ था उसमें। उनका जो 2150 रुपये के आसपास का जो भी प्राइस बैंड था वो सीधा लिस्टिंग वाले दिन ही लगभग 27% के आसपास नीचे गिरा था, और ये प्राइस जो था हमारे को लगभग 1300 के आसपास और भी नीचे गिरते हुए देखने को मिला था अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के इतने बेकार फाइनेंशियल्स होने के बाद भी अगर लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, एक तो वो आईपीओ का अमाउंट इतना बड़ा था, ठीक है, उसमें एक तो फाइनेंशियल्स बेकार, ऊपर से कंपनी ओएफएस इतना बड़ा लेकर आ रही थी। तो आप ये सब चीज़ें देखो कि इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें थी उस कंपनी के बारे में, और फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने जो है उसमें इन्वेस्ट किया, या काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने जो था उसमें इन्वेस्ट करने की सलाह दी कि लॉन्ग टर्म में आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही, अगर आपको लिस्टिंग पर अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आप, अगर आपको वो लिस्टिंग पर ही लॉस दे रही है, तो आपके लिए तो फिर और भी बेनिफिट है ना कि आप वो 2100 वाला शेयर जो है, आप मान लीजिए 1300-1400, अगर नहीं भी आता 1300-1400, तो 1700-1800 पे लेकर बैठ सकते हो। तो वो ज़्यादा बेटर क्राइटेरिया हुआ ना, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी हुई हमारे पास कि वो 2150 की जगह अब हम 1700 पे लेकर बैठे हैं। तो उसमें हमारे को प्रॉफिट मिलने के, अगर वो लॉन्ग टर्म का एक अच्छा शेयर होगा तो उसमें हमारे को प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी कितने अच्छे हो जाते हैं। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स के बारे में बात करी। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स, दूसरा कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, ओएफएस है या फ्रेश इशू,
उसके अलावा हमने देखा कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है उस कंपनी के रिगार्डिंग। अगर जितना ज़्यादा अच्छा प्रीमियम होगा ना, 30 से 40% से ज़्यादा होना चाहिए प्रीमियम, तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 15 से 20% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है ना, तो आप इन आईपीओस को एक बार को अवॉइड करके चल सकते हो। आपका हो सकता है कि वो लिस्टिंग पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देकर जाए और शायद फिर वो इस रेट पर कभी भी ना आ पाए, लेकिन आपका रिस्क जो है उस चीज़ में कम हो जाता है। देखो मार्केट में ना हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं, तो उसमें हमारे को एक सोचना नहीं चाहिए कि भाई हम अगर 10 से 15% लेकर अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो लिस्टिंग पर 10 से 15% की जगह अगर वो 20-25% दे गया, तो आप उस चीज़ को कोसोगे कि भाई मेरा इतना, इसने इस यूट्यूबर ने मेरे को रिकमेंड किया, या यहाँ से मेरे को इस एक्सपर्ट ने मेरे को रिकमेंड किया कि इस आईपीओ में लगाना नहीं था, उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया और मेरे को इतना लॉस हो गया। लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ, आपकी बस एक अपॉर्चुनिटी मिस होगी। लेकिन अगर मान के चलो उस टाइम पे मार्केट कुछ गड़बड़ कर गई, मार्केट अगर वो नीचे गिर गई और वो आईपीओ का प्रीमियम जो था आपको 10 से 15% मिलना था, अब वो जो है वो डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ, चाहे वो 2-4% ही क्यों ना हो, वो लिस्टिंग जो है ना बहुत ज़्यादा चुभती है। मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, इसीलिए मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में एक सच्चाई बता रहा हूँ कि लिस्टिंग पर अगर वो आईपीओ जो है लॉस में चला जाए ना, तो वो चीज़ बहुत चुभती है। फिर हमारा तो ये मन करता है कि भाई एक बार उसका मतलब जिस भी रेट पर है ना उस पे निकल जाओ, बाद में देखेंगे इसमें लेना है या नहीं लेना। तो वो चीज़ ना एक, या तो फिर आप उसमें ये चीज़ सोचकर बाहर निकल जाओगे, या फिर उसमें ना आप उस आईपीओ में जो है उस कंपनी में जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के रह जाओगे। पेटीएम वालों से पूछ लेना, वो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ का बता पाएंगे कि कितने सारे लोग जो हैं जो इन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया था, अब वो एक इन्वेस्टर बन के, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के बैठे हैं, और ये भी नहीं पता उन्हें कि कितने लॉन्ग टर्म के लिए। अब वो अपने पैसे को, अब वो चाहे वो 15,000 हो, 50,000 हो, 45,000 हो या 2 लाख का हो, पैसा तो भाई पैसा है, और जिस पे रिटर्न ना मिले हमारे को उस चीज़ से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं होता, काफ़ी सारे लोगों में ये चीज़ की हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने लॉस वाले आईपीओ या लॉस वाली इन्वेस्टमेंट जो है उनको बाहर निकल जाए। तो चलिए हम वापस से अपने आईपीओ वाले टॉपिक पर आते हैं। चौथी हमारे को ये चीज़ देखनी चाहिए कि मार्केट उस टाइम निफ्टी सेंसेक्स जो है कितने वॉलेटाइल चल रहे हैं। जितने ज़्यादा वॉलेटाइल और वो भी किस ट्रेंड में चल रहे हैं वो ज़्यादा देखना ज़रूरी है। अगर वो अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो आपका 15% 20% का प्रीमियम ना, उसमें आप रिस्क ले सकते हो, उसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है 25 से 30% के आसपास, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो 25-30 वाले को भी आप एक बार को इग्नोर करके चल सकते हो। जिसमें 25 से 30% का प्रीमियम चल रहा है ना, उसको भी आप एक बार को इग्नोर करके चल सकते हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग वाली कंपनीज अगर प्रीमियम अच्छा नहीं है ना, तो भी आप इग्नोर करके चलो, क्योंकि आपको हो सकता है कि वो बाद में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो आपको अपने इशू प्राइस से जो है सस्ते रेट पर आपको मिल जाए। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी है तो आपको वो उस रेट पर लेकर आप हमेशा के लिए उसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है आईपीओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करती है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं किस टाइप से आईपीओ में अप्लाई करता हूं, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है, मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल होती है। एक तो कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं, जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है वही सब चीज़ें मैं देखता हूँ। कंपनी का काम कैसा चल रहा है, और जिस काम में, जिस बिजनेस में वो कंपनी है, उस बिजनेस का, उस सेक्टर का जो है ट्रेंड कैसा चल रहा है। अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है, चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में भी चल रही हो, लेकिन अगर मान लीजिए फार्मा ऊपर चल रहे हैं और उसके बाद एक फार्मा से रिलेटेड ही कोई कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो उसमें हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। उसमें हमारे को लिस्टिंग पर जो है एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मैं जो नेक्स्ट चीज़ देखता हूँ वो देखता हूँ मार्केट में उस आईपीओ का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में मेरे को लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि मैं कोई भी आईपीओ, किसी भी आईपीओ के बारे में ना आप एकदम से जज नहीं कर पाओगे। क्योंकि मान लीजिए कुछ कंपनीज होती हैं कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर उनका टेक्निकल चार्ट अगर वो बिगड़ जाएगा ना, तो फिर आपको उस कंपनी के फंडामेंट्स या फाइनेंशियल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि पैसा जो है आपको, जो आपका पैसा बनेगा वो टेक्निकल्स अगर बढ़ेंगे, अगर उसके जो प्राइस बढ़ेगा तभी आपको मिलने वाला है। अदरवाइज जितने मर्जी फंडामेंटल अच्छे हो ना, उसमें आपको रिटर्न अगर नहीं मिल रहा ना, तो आपके लिए वो आईपीओ, वो कंपनी ही बेकार है। उसके बाद जैसे ही मुझे किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है, तो उसके बाद मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि मैंने जितना पैसा मेरे उस आईपीओ में लगा है, मैं एक बार को अपना पैसा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट रख कर मार्केट में, बाकी अपनी कॉस्ट निकाल कर अपने बैंक में डाल दूँ, ताकि मैं सेफ साइड हो जाऊँ कि अब मेरे को जो भी पड़ा है ना मार्केट में, जो भी उस आईपीओ में, उस कंपनी में पड़ा है, वो अब मेरा प्रॉफिट है, उसमें अब मेरे को लॉस तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
अगर वो मेरा 5,000 का प्रॉफिट है तो वो मेरे को कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार तो देकर ही जाएगा। अब मेरा लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरी कैपिटल नहीं जाएगी। तो कैपिटल को मैं अपनी प्रोटेक्ट करके चलता हूँ। जैसे ही लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं अपने आईपीओस का जो भी कॉस्ट प्राइस होता है ना, मान लीजिए 15,000 की मेरी कॉस्ट लगी है, मेरे को एक अलॉटमेंट मिली है, तो मैं अपने 15,000 का काम जो है ना, 15,000 का अमाउंट जो है मैं उसमें से निकाल लेता हूँ और बाकी का अमाउंट जो है, बाकी के शेयर जो है मैं फ्री करके उसमें रख लेता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो हैं वो हमारे हाथ से रह जाती हैं। मेरे साथ एक बार डिक्सन में हुआ था कि उस टाइम मैंने सारा का सारा प्रॉफिट जो था बुक कर लिया था और उसके बाद 2 साल के अंदर वो 2,2700 का शेयर जो था वो 20,000 का हो गया, जिस चीज़ का मुझे काफ़ी दुख हुआ था। और उसके बाद मैंने अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कोई भी आईपीओ में अपना पूरा पैसा मत निकालो और किसी भी आईपीओ में अपना पूरा पैसा डाल के भी मत रखो। हैप्पीएस्ट माइंड ने काफ़ी सारे लोगों को, जिसने 15,000 लगाए उसका 1 से 1.5 साल के अंदर 1,35,000 के आसपास बना दिया। इट्स ओके। मुझे पता है कि अगर मेरा वो 15 का 30 हो जाता ना, जिस दिन अगर मेरे को लिस्टिंग मिली थी, तो उसके बाद मैं अपना 15,000 निकालता, क्या होता, 15 का 75 रह जाता। बट ठीक है, मेरा कम से कम लॉस तो रिकवर हो गया। मतलब लॉस तो नहीं हो सकता ना मुझे। एमटार ऐसी कंपनी थी जिसका मुझे आईपीओ मिला था, उसमें मेरे अराउंड 10 या 12 शेयर्स फ्री के थे, उसको मैंने रख लिया, बाकी की अपनी कॉस्ट निकाल ली और उसके बाद वो एमटार के शेयर्स मैंने अपने इन्वेस्ट करके रख दिए। अब जैसे उस कंपनी ने आगे फ्यूचर में अपना रेट बढ़ाना चालू करा, मतलब प्राइस में अपना इंक्रीमेंट हुआ, हमारे को रिटर्न देखने को मिला, टेक्निकल्स उसके अच्छे लगे, तो मैंने उसमें दोबारा से एंट्री कर ली। एक बार को मैंने अपना पैसा साइड कर लिया, फिर उसके बाद मैंने दोबारा, अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है तो मैंने उसमें दोबारा एंट्री कर लिया। तो इस टाइप से जो है मैं अपने आईपीओज में एक पूरा डिसिप्लिन बनाकर चलता हूँ कि कोई भी आईपीओ अगर मुझे प्रॉफिट दे रहा है तो उसमें से अपनी कॉस्ट निकाल लो, और अगर कोई आईपीओ मुझे लॉस दे रहा है तो एक बार को सारा निकाल लो। उसके बाद देखेंगे कि उस आईपीओ में हमारे को क्या करना है, क्या पता वो और नीचे चला जाए, ऊपर जाएगा तो हम दोबारा ले लेंगे, उसमें हमारे पास उसके बाद काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किसी भी लेवल पर हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक बार वो स्टॉक जो है अगर गले में फंस गया ना, तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो आई थिंक मैंने शायद आपको इस वीडियो में बोर ना किया हो। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी जो थी, जो मैं अपनी पॉलिसी, जो मैं अपना डिसिप्लिन बनाकर रखता हूँ, मैंने वही एक दिल से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई, तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी पॉलिसीज़, जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताए, उन सब के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। आप क्या सोचते हो कि मैंने इसके बारे में आपको कुछ सही राय दी है या फिर आपको कुछ और लगता है, तो वो चीज़ जो है, अपने व्यूज़ जो है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। बाकी इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।